नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बड़ी खबर इस वक्त गढ़वा से, जहां दवा कारोबारी के अपहरण की कोशिश नाकाम कर दी गई है। तो गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दवा कारोबारी के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। गढ़वा से एक दवा कारोबारी का अपहरण कर अपराधी लग्जरी गाड़ी से भाग रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने पीछा किया और चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधी पलामू की ओर भाग निकले। गढ़वा पुलिस ने पलामू पुलिस को इसकी सूचना दी। दोनों पुलिस ने पलामू के रामगढ़ से दवा कारोबारी को सकुशल बरामद किया है। इसके साथ अपहरण करने वाले 6 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। अपराधी जिन 2 लग्जरी गाड़ी से अपहरण कर भाग रहे थे, उन दोनों गाड़ियों पर डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ था। गिरफ्तार 4 अपहरणकर्ता रांची और एक बोकारो के और रामगढ़ के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है दो गाड़ी में आए अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसकी तत्काल सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कि उस भागने की दिशा में पीछा किया गया पलामू पुलिस के सहयोग से, और भागते हुए अपराध कर्मियों को पकड़ लिया गया। वहीं देखिए, गढ़वा में सरकारी योजना में कमीशनखोरी किस कदर हावी है। यहां श्री बंशीधर अनुमंडल में डैम में ही पोस्टमार्टम हाउस बनवा दिया गया। डैम के पास इस पोस्टमार्टम हाउस को बनाने से पूरी तरह सरकारी योजनाओं में लूट खसोट की पोल खुलती दिख रही है। संदिग्ध मौत की जांच के लिए पोस्टमार्टम हाउस बनाया गया था, लेकिन लाखों रुपए की लागत से तैयार इस भवन का सारा सामान चोर चुरा ले गए। वहीं ये भवन अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। लोगों ने इस भवन को सरकारी पैसे की बर्बादी बताया है। इधर श्री बंशीधर नगर के एसडीएम ने पोस्टमार्टम हाउस के निर्माण में अनियमितता पर गंभीरता दिखाई है और इसकी जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। पोस्टमार्टम हाउस देखिए, डैम के एकदम बिल्कुल, मतलब जब भी बारिश होगा तो ये जो वाटर लेवल है ऊपर आ जाएगा और ये डैम मतलब पोस्टमार्टम हाउस पूरी तरह से मतलब डूब जाएगा अंदर में। तो ये मतलब लापरवाही है, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग का बोलिए, चाहे आप किसी का भी क्या कहते हैं, सरकार का लापरवाही है और पैसा निकासी के लिए मतलब ऐसे ही बना दिए हैं। इस मामले की जानकारी भी मुझे अभी प्राप्त हुई है और इसमें वहाँ पे ये क्यों बनाया गया, सबसे पहले क्योंकि डैम के बगल में पोस्टमार्टम हाउस अगर बनेगा तो निश्चित तौर पे पानी दूषित होगा और वो उचित नहीं है। तो ये क्यों बनाया गया और कब बनाया, इसका हम लोग जांच करेंगे। और दूसरा चीज़, अगर आप बोल रहे हैं कि सामान चोरी हो गया है, डेफिनेटली हम लोग एक टीम गठित करके उसकी जांच कराएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी और कब तक उसका उद्घाटन होना था, कब तक उसका चालू होना था। क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अभी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग गढ़वा भेजते हैं, नगर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो डेफिनेटली एक जांच का बिंदु है, हम उस पर जाँच करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के उपायुक्त महोदय को भेजते हैं। और देखिए, योजना में कमीशनखोरी हावी होने से कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि डैम में किसके आदेश से आखिर पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया गया। लाखों रुपए की फिजूल खर्ची का आरोपी कौन है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रामीण सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इससे फिजूल खर्ची की गई है। पोस्टमार्टम हाउस के रखरखाव में लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों नहीं खास ध्यान रखा गया। नदी के प्रदूषित होने का आखिर जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि डैम पर पोस्टमार्टम हाउस बनाया गया है तो इससे नदी के प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है। पोस्टमार्टम हाउस से चोरी किए गए सामान की बरामदगी आखिर कब तक की जाएगी और पोस्टमार्टम हाउस को असामाजिक तत्वों से मुक्ति कब मिलेगी। और गढ़वा से हमारे सहयोगी चंदन कश्यप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए, सरकारी योजनाओं में किस तरीके से कमीशनखोरी हावी है वो इस खबर से साफ तौर पर समझा जा सकता है। सवाल ये कि आखिर डैम में पोस्टमार्टम हाउस बनाने की अनुमति किसने दी। देखिए, गढ़वा ही एक ऐसा जिला है जहाँ पर कमीशनखोरी बहुत का बोलबाला है। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जहाँ पर पानी का स्रोत होता है वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण नहीं करना है। इसके बावजूद भी आखिर अधिकारी ने किस वजह से इस योजना को ली और क्यों ली, कहीं न कहीं यह साफ लगता है। कहीं न कहीं जो अधिकारी है, संवेदक को लाभ पहुंचाने के लिए ही इस तरह की योजना लेकर इसे पैसे की, सरकार की पैसे की बर्बादी की है।
चंदन, ऐसे में नदियों के प्रदूषित होने का खतरा भी बढ़ जाता है, तो इस ओर क्यों नहीं सजग दिख रही है सरकार या फिर प्रशासन? जी बिल्कुल, जो जिस जिस जगह यह पोस्टमार्टम हाउस बना है वहाँ पर जो यदि 100 वहाँ जाते हैं, पोस्टमार्टम होता है तो पानी दूषित होगी, जिससे पूरा डैम भी दूषित हो जाएगा, जिससे आसपास के इलाके जो है वो इस पानी को सेवन नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक सरकार का जांच में जुटने की बात है, सरकार ने इस योजना को बनाया है, जिसके चलते यह योजना अभी दाखिल पर है। आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रिल, दरवाजा, लाइट, जितने भी काम हुआ था सब के सब चोरी हो गए। आपको यह भी बता दूं कि उस जगह पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब किस वजह से यह पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराया गया, यह अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी चलिए चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बोकारो में NRHM अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी आज से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है। बोकारो जिले में 1200 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य सेवा के कार्य से अलग होने से कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना टेस्टिंग और अस्पतालों में इलाज कराने आ रहे मरीजों पर इसका खासा असर पड़ेगा। बोकारो के सदर अस्पताल में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि 5 महीने से जो वेतन और प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है, उससे उनकी स्थिति खराब हो गई है। रवैया समझ में नहीं आ रहा है। सरकार जब काम पड़ता है तो हम लोग से काम लेती है, उसके बाद ना वेतन देती है ना कोई सुविधा देती है। जो भी स्टाफ यहाँ करीब 5-6 महीने से इन लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है, प्लस काम करने की एवज में जो काम करता है उसको काम खत्म होते ही बाहर कर दिया जाता है। 3 महीना से हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया है। बिना सैलरी का हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि भूखमरी और अन्य समस्याओं का हम लोग को ये सामना करना पड़ रहा है। और बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, 1200 से भी अधिक स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। जाहिर सी बात है स्वास्थ्य सेवा पर काफी असर पड़ेगा। जी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से NRHM कर्मियों ने शनिवार को ही सरकार और जिला प्रशासन को यह अल्टीमेटम दे दिया था कि सोमवार से हम लोग पूरी तरह हड़ताल पर चले जाएंगे, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई। यही कारण है कि आज जो कोरोना संक्रमण जो राज्य में फैल रहा है, टेस्टिंग आज से बंद हो गई है और जहां तक है कोरोना वैक्सीनेशन का भी काम रुक जाएगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्थिति है, कहीं ना कहीं भयावह स्थिति उत्पन्न होगी और इसमें सरकार को तुरंत इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अनुबंध कर्मी है वो 5 महीने का वेतनमान और जो उनका प्रोत्साहन राशि जो कोविड में इन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डालकर काम किया था, उसका प्रोत्साहन राशि आज तक नहीं मिला। आखिर वजह क्या है कि 5 महीनों से इन्हें वेतन नहीं दिया गया है? देखिए, जिस प्रकार से NRHM कर्मियों का कहना है कि हम लोग बार बार वेतन के लिए कहते हैं, जिला प्रशासन को कहते हैं या फिर अपने CS को कहते हैं, लेकिन CS राज्य मुख्यालय की ओर ढकेल देता है। ऐसे में इन लोगों को वेतन नहीं मिली है। आखिर क्या वित्तीय प्रावधान में क्या गड़बड़ियां हैं या फिर किस कारण से नहीं दिया जा रहा है, ये तो अधिकारी और राज्य मुख्यालय के लोग ही बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुई है, हम कह सकते हैं कि कोरोना का खतरा फिर से झारखंड में बढ़ रहा है। ऐसे में अगर कोविड की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए काफी, स्वास्थ्य महकमे के लिए काफी वह चिंताजनक विषय हो सकती है। जी मृत्युंजय, सरकार की ओर से क्या कुछ पहल अभी तक नहीं की गई है इन्हें समझाने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लोग शनिवार को ही अल्टीमेटम जारी कर दिए थे। आज CS और जो अधिकारी हैं वो जरूर मौके पर पहुंचे, लेकिन इन लोगों को धमकी भरे लहजे में कहा कि आप लोग नहीं जाएंगे तो आप लोग को हटा देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब आपको इस बात को मध्यस्थता करनी है तो किसी को धमकी नहीं दिया जा सकता है। आखिर समझाकर और राज्य मुख्यालय जिला प्रशासन को इसको पहल करनी होगी ताकि स्वास्थ्य सुविधा जो है बहाल रहे और लोगों को इसका लाभ मिले और कोरोना से जो फिर से खतरा मंडरा रहा थर्ड वेव का, उसको कम से कम रोका जा सके। लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कोई पहल होती नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बोकारो में जारंगडी रेलवे साइडिंग से कोयले की तस्करी लगातार जारी है। इस पर बोकारो थर्मल थाना पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और चोरी का 15 टन कच्चा कोयला जब्त किया गया, जिससे हाईवा और पैलोडर के सहारे जारंगडी रेलवे साइडिंग CCL BNDIC प्रबंधन को सौंपा गया। बोकारो थर्मल प्रभारी ने बताया कि कोयला चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में कोयला तो जब्त किया गया, लेकिन कोयला चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं।
प्लेटफॉर्म के क्रम में ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ ग्रामीणों द्वारा आसपास ग्रामीणों द्वारा बीएनके एरिया का प्लेटफॉर्म नंबर 1 झारंडी और कथरा एरिया का प्लेटफॉर्म 2 से कुछ कोयला चोरी करके साइकिल और मोटरसाइकिल के माध्यम से अन्यत्र बेचा जा रहा है। इस सूचना पर गश्ती के द्वारा हमारा प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा था, परंतु उसके बावजूद भी कुछ लोग चोरी छुपे करने में सफल हो रहे थे। इसके आधार पर आज CCL के पदाधिकारी और पुलिस के द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई है। अभी तक करीब 15 टन कच्चा कोयला बरामद किया गया है। छापेमारी अभी हमारी जारी है। अंत में ये बता पाएंगे कि कितना कोयला बरामद हुआ। चिन्हित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम आज गोड्डा के राजभिट्टा स्टेडियम में रखा गया है। सीएम 34 करोड़ की योजना का उद्घाटन और 27 करोड़ की योजना का शिलान्यास करेंगे। वहीं 15 लोगों को अनुकंपा पर नौकरी का नियुक्ति पत्र भी देंगे। तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। जी हाँ, आज सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका कार्यक्रम गोड्डा के राजाभिटा में रखा गया है। उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उस मंच पर मुख्यमंत्री आ जाएंगे। 2:30 पर उनका कार्यक्रम यहाँ होना है। 2:35 पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत करीबन 70 करोड़ की जो योजना है उसका शिलान्यास होगा और उद्घाटन होगा। ये तमाम शिलापट और शिलान्यास के लिए जो तस्वीरें लगाई गई है कि इस हरे पर्दे को उठाकर मुख्यमंत्री तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कुछ लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। जिन लोगों के पास वो नियुक्ति पत्र का वितरण होगा वो लोग होंगे जिन्हें कि अनुकंपा पर नौकरी मिली है या उसके अलावे कुछ प्रधानी पट्टे जो दिए जाएंगे वो यहाँ पर मुख्यमंत्री इसी मंच पर से देंगे। इसके सामने ये वो दर्शक दीर्घा की भीड़ है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आ चुके हैं। दोपहर के 2:30 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और यहाँ के बाद जो मुख्यमंत्री हैं गोड्डा में इस कार्यक्रम को करने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से साहेबगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। वहीं समय पर मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड फिर एक बार देश का अव्वल राज्य बन गया है। झारखंड ने अब तक 6 करोड़ 62 लाख का मानव दिवस सृजन कर लिया है और करीब 14 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराए गए हैं। तमाम तरह की प्रक्रियाओं के बावजूद मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान किया गया। विभाग ने इसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम गठित कर रखी है ताकि समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। मजदूर झारखंड राज्य में कार्य करते हैं, उनका भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एक डेडिकेटेड टीम का फॉर्मेशन किया है और उसका यह उद्देश्य है कि जितने मजदूर कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रैकिंग की जाए और उनकी जो पेमेंट हो वो बिल्कुल समय पर बैंक से कोऑर्डिनेट करके उनके खाते में चली जाए। पूरा टीम वर्क के तहत ये अचीवमेंट हासिल हो पाया है। मैं उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ और ज़िला लेवल पे जो डीसीज़ और डीडीसीज़ है और ब्लॉक में बीडीओज़ है, उन सभी के नेतृत्व में हर जिला में अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन शिकायतें भी हैं, बहुत जगह फर्जी पेमेंट के भी शिकायतें हैं। सोशल ऑडिट में भी कुछ केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, उसका निष्पादन भी हम लोग ससमय करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त रांची से बड़ी खबर, कोरोना के 40 नए मरीज मिले हैं। हटिया स्टेशन पर ये मरीज पाए गए हैं। तपस्विनी एक्सप्रेस से 25 संक्रमित कोरोना के मरीज मिले हैं। तो रांची से एक बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर कोरोना एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर चुका है। हटिया स्टेशन पर कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तपस्विनी एक्सप्रेस से 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। शनिवार को 60 और रविवार को 36 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे रांची में हाहाकार मचा है। एक बार फिर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के 40 नए मरीज मिलने से। झारखंड में कोरोना का संक्रमण फिर से एक बार पांव पसारने लगा है। लगातार रेल यात्रा करने वाले लोग जांच के दौरान संक्रमित पाए जा रहे हैं। तपस्विनी एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। पुरी से चल रही हटिया पहुंचने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस के आने के बाद स्टेशन परिसर में कोविड जांच की कैसी है तस्वीर, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता विनाश कुमार ने। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खासकर अगर हम रेल यात्रियों की बात करें
तो पिछले 2 दिनों में, चाहे वो शनिवार की बात करें, 60 के करीब ऐसे रेल यात्री हटिया स्टेशन पर पाए गए जो कोरोना संक्रमित थे। अगर हम रविवार की बात करें तो 36 ये आंकड़ा रहा जो कोरोना संक्रमित जो यात्री हैं वो पाए गए। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हटिया स्टेशन की है और हटिया स्टेशन पर तपस्विनी एक्सप्रेस के आने के बाद से लगातार जो यात्री हैं, रेल यात्री हैं, उनका कोरोना जांच किया जा रहा है। किसी भी यात्री को बगैर कोरोना जांच किए बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो थोड़ा यहाँ अगर हम कहें तो ये पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कोरोना जांच बगैर कराए नहीं जाना है, संतुष्ट हैं आप? जांच कराना चाहिए क्योंकि संख्या बढ़ रही है। जांच कराना चाहिए। इसके बाद पता है कैसे रहना है, कितने दिन तक आपको होम क्वारंटीन रहना है? होम क्वारंटीन तो अभी 7 डेज है ना लगभग। 7 डेज अगर रहते हैं तो अच्छा है। कोविड का पालन करने से बढ़िया है ना। नहीं तो फिर कोरोना फैलेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि किसके लिए ये जांच हो रही है। कोई आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोरोना को लेकर आप जागरूक हैं, क्या करना है आपको, कैसे घर पे रहना है? यहाँ सबको वैक्सीन दिया जा रहा है, सबको वैक्सीन ले लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो बगैर कोरोना जांच कराए भी बाहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ और जो जानकारियाँ आती हैं कि लोग सही तरीके से जो एड्रेस की बात करें अगर या मोबाइल नंबर की बात करें तो वो नहीं देते हैं। लगता है कि फिर से झारखंड के अंदर रेल के ज़रिए, यात्रियों के ज़रिए संक्रमण बढ़ रहा है, आ रहा है। बिल्कुल, ये आप बहुत सही बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में हम लोग अगर देखें तो परसों 60 के आसपास पॉजिटिव यहाँ से निकले हैं, कल 36 पॉजिटिव आए हैं। तपस्विनी को लेकर हमेशा ये बातें होती हैं कि उधर तपस्विनी से जो लोग यात्री आ रहे हैं उनमें ज़्यादा पॉजिटिव आए। बिल्कुल, हम लोग तो यही देख रहे हैं कि ये इसी ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इसी में पाए जा रहे हैं। प्रिकॉशन के तौर पर आप लोग क्या करते हैं? अगर कोई पॉजिटिव पा रहा है उसके बाद आप उसे क्या कहते हैं, कैसे उन्हें रहना है? नहीं, चूँकि आप यहाँ खुद ही देखेंगे जो कतार लगी हुई है यात्रियों की, वो तुरंत जांच करवा रहे हैं और यहाँ से निकल जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रुक के वो जांच कर मतलब रिपोर्ट ले लेते हैं। अगर उसमें पॉजिटिव आते हैं, अगर वो लोग पूछते हैं तो बाकी हम लोग जानकारी देते हैं। हटिया स्टेशन की बात करें या रांची स्टेशन की बात करें, लगातार जो रेल यात्री हैं कहीं ना कहीं वैसे यात्री जो दूसरे प्रदेश से झारखंड पहुंच रहे हैं वो संक्रमित पाए जा रहे हैं और उन्हें कैसे एहतियात बरतना है ये उन पर भी बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ जांच के बाद ऐसे यात्री घर चले जाते हैं, जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि वो पॉजिटिव हैं, तब तक शायद वो बहुत सारे ऐसे लोग अपने परिचित, अपने घर के लोग, अपने समाज के लोगों से मिल चुके होते हैं और यहाँ से कोरोना का संक्रमण का फैलाव होता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस डॉक्टर SN पाठक ने गुमला में पालकोट प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने गुमला में अमृत महोत्सव के तहत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही उन्होंने यहां रामायण काल से जुड़े स्थलों के साथ ही कई स्थानों का दर्शन किया। साथ ही सरकार को पर्यटन स्थल के विकास के लिए कई सुझाव भी दिए। अगर सरकार का विजन हो तो हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और झारखंड को दिशा देने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, सब कुछ को सबका अवलोकन कर रहे हैं, तो एक एडवाइस होगा और मैंने एडवाइस किया है और इसका कि जैसे बिहार के तर्ज पर, देवघर के तर्ज पर और जगहों से जानकारी लेकर इसको रोपवे यहाँ पर बनाया जाए और सारे जगहों को लिंक किया जाए उससे। जैसे गुफाएं हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, सुग्रीव का गुफा, हनुमान गुफा, उसको लिंक किया जाए उनके जन्मस्थली से, तो बहुत ही अच्छा दृश्य उत्पन्न होगा और बहुत लोग लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड को इसका राजस्व मिलेगा। पानी, सफाई और वॉश का कॉन्सेप्ट हर किसी की जिंदगी में बेहद जरूरी है, या कहें तो सभी का अधिकार है। घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, साफ और आसानी से मिलने वाला पानी बिना किसी भेदभाव के सभी का अधिकार है। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जरूरतों को पूरा कर पाने में हम नाकाम हुए हैं। लाखों विकलांग नागरिकों को आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट अरमान अली नीतियों में बदलाव के स्तर पर काम कर रहे हैं। हमको बचानी है ये
I'm Arman Ali. I'm the Executive Director of NCP-EDP. We are a not-for-profit organization working for inclusion and rights of people with disabilities. Persons with disabilities continue to remain afterthought for anything that you look at, which is critical. You know, if you look at the disaster, which we are in middle of a disaster right now, and mostly it is because people with disabilities are left out because of inaccessibility of WASH. One, there is such acute lack of awareness about needs of disabled people in general, and the focus, because of a welfare-ish mindset, the focus always remains on charity and welfare rather than inclusion. First one would be to create awareness about right of persons with disabilities to WASH, accessible WASH. Create accessible training module to include all people with disabilities, to prioritize girls with disabilities into this, and anything that which is done around WASH should be inclusive, not try to bring out a different training module for people with disability, but all training should include disability inclusive material. It should be talked about. No messaging should go without including disabled people into it. No matter what you do, and for WASH, imagine a person with disability coming there. If it's in a community, any system that you have for water supply or for drinking water, you must make it accessible for people with disability. Have a system where disabled people are not left behind. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।